अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में। आज की क्लास में अब हम करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। जो पिछला लेक्चर था उसमें बेसिकली दो हिस्सों में इसको हम तोड़ सकते हैं। पहला था कि एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो ठीक है कि अच्छा वो है ना एनर्जी स्टोर करते हैं, और उसके दो किस्मात होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल आपके कौन से हैं? सबसे पहले आपका फॉसिल फ्यूल, दूसरा आपका न्यूक्लियर, और तीसरा आपका बायोमास। अब जो नई कैटेगरी है ना, आखिरी कैटेगरी, वो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं? वो वाले एनर्जी रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड हैं, कभी खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से बन जाते हैं, ठीक है। तो एक है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेस। अब इसमें क्या होता है, आपने डैम देखा होगा, जो होता है रिवर्स पे, ठीक है, डैम इन रिवर्स। इसमें ये होता है कि ये है ना मल्टीपल चीज़ें करता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि इससे बिजली बनती है। ये जैसे एक बड़ा डैम हो गया, ये तो बस बराज है, बट ये एक और हो गया। ये बाहर से ऐसे यूँ दिखता है, ठीक है काफ़ी बड़ी चीज़, बाहर से ऐसे यूँ दिखता है। अंदर से क्या होता है कि ऐसे यूँ बना हुआ होता है यहाँ पे। ये हमने बाहर से ऐसी यूँ दीवार देखी बड़ी सी, यहाँ पे पानी होता है, यहाँ से पानी ऐसे यूँ अंदर जाता है, और यहाँ पे एक टरबाइन होता है। टरबाइन क्या है? टरबाइन, लेकिन इसका थोड़ा छोटा वर्जन ये है ना, यहाँ पे ऐसे यूँ पड़ा होता है। तो ये पंखा होता है ना, जब पानी ऐसे यूँ मूव करता है तो पंखा घूमने लगता है। वो टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से, ठीक है। तो पंखा घूमता है पानी की वजह से, तो जनरेटर आपका चार्ज होता है, उसकी वजह से ना बिजली बनती है, और वो बिजली फिर आपके पास आपके घरों में आती है, ठीक है। और पानी यहाँ से निकल के वापसी फिर रिवर में कंटिन्यू फ्लो होता है उसका। ये है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसमें आप यूज करते हैं पानी, ठीक है। पानी है ना रिवर में मूव कर रहा होता है नीचे की तरफ, समुंदर की तरफ जाने के वक्त, ठीक है। वो समुंदर की तरफ जाता है। अब पानी ऐसे ही मजे से जा रहा है, आपने है ना बीच में है ना टरबाइन लगा दिया, डैम बना दिया ताकि बिजली बना सके, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना पानी की, ठीक है, ये नीचे क्यों जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से है ना पानी आपका फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से है ना आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। आपकी जो एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पानी की, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये है ना बहुत जरूरी है। ये हो गया। अब इसका एक तो ये है, दूसरा ये कि ये जो पानी यहाँ पे है ना स्टोर के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ पे ना स्टोर करते हैं पानी, फिर है ना ये पानी आप यहाँ से निकाल के फिर आप है ना फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब
अब जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो सबसे पहले ये रिन्यूएबल है, ठीक है, पानी आपका कभी है ना खत्म नहीं हुआ, और साथ में एफिशिएंट है, ठीक है, ये हो गया। अब साथ में ये कि इसके ऊपर है ना, लाइक एक एनवायरनमेंट के ऊपर इतना हार्म नहीं आता, हार्म आता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं आता। अम अब कैसे? अब आप जैसे रिवर के ऊपर ये पूरा डैम बनाते हो, ठीक है, तो आप बीच में है ना रिवर को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसको डैम डैम जल्दी नहीं बन जाता, डैम बनाने में काफी 5 से 10 साल लगते हैं। अब 5 से 10 साल आप इसको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हो, तो आप सोचें कितनी मछलियाँ, कितना पानी आप यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, कितना, मतलब टाइम काफी लगता है 5 से 10 साल डैम को बनाने में, तो कितना आप नेचर को वहां पे चीजें डिस्टर्ब कर रहे हो। मछलियां हो गई, आपके जो परिंदे हो गए, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसकी वजह से ना एक लाइक वो हार्म आता है। तो इसका जो वो जो हार्म है ना एनवायरनमेंट पे, वो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू जैसे आपने फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, ये सारी चीजें बर्न कर दी। वो है ना कंटिन्यूस है, ये है ना शुरू में बहुत आ जाता है, और फिर बाद में बहुत कम हार्म आता है एनवायरनमेंट पे, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। ये एक है ना इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। दूसरा ये कि अगर आपने पंखे को घुराना है, यहाँ पे ये जो टरबाइन है इसको अगर आपने घुमाना है ऐसे यूं करके, तो वो तब होगा जब पानी आपका बहुत तेजी से फ्लो करेगा। अगर आपका पानी बहुत हल्के से फ्लो करेगा, तो फिर है ना इतना कोई वो प्रोड्यूस नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक तो ये है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ, ठीक है, सिंपल है। और दूसरा, जहाँ यहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ फार्मलैंड एंड, अच्छा नहीं, ये है ना, मैं कहूँगा ये ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस हमने कर लिए, ठीक है, कि एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये बिल्कुल याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद जो आपका ये जो टरबाइन है ये स्पिन होता है, जिससे जनरेटर चार्ज अप होता है और इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनती है। तीसरा एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस रिन्यूएबल है, एफिशिएंट है, और एनवायरनमेंट के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आता, शुरू के वक्त आता है लेकिन इतना नहीं आता बाद में। और आखिरी ये कि ड्रॉबैक क्या है कि एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये है कि पानी को तेजी से है ना फ्लो करना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर है ना आपका टरबाइन घूमेगा नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं, अम, अच्छा एक चीज और याद कर लें आप लोग, ठीक है, एक चीज और, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है फिर पहले किनेटिक एनर्जी में, फिर वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, 3 स्टेप्स ऐसे ही हुए, ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है हमारा सोलर रेडिएशन। सोलर में ये होता है कि देखें, सोलर पैनल आपने शायद सुना होगा आपके खानदान में, या फिर आपके अब्बा या फिर मामा, वो है कि है ना हम घर में है ना सोलर पैनल लगा दें, ठीक है। सोलर पैनल आपके यूँ होते हैं छत के ऊपर ऐसे ही पड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? ये है ना आप छत पे लगाते हैं, क्यों? सूरज जो होता है ना, जैसे यहाँ पे ये, वो सूरज की रोशनी है ना पकड़ते हैं, पकड़ लिया एक दफा उन्होंने, फिर जो सूरज की जो रोशनी होती है उसको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो लाइट, या फिर मैं बोलूं हीट, ठीक है, हीट बोलते हैं, हीट एनर्जी, वो आपकी है ना कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसमें कन्वर्जन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है, सोलर पैनल्स, ठीक है। तो अगेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये जो सोलर रेडिएशन है, इसमें ये होता है कि सोलर सेल्स यूज होते हैं। सोलर सेल्स का फुल फॉर्म क्या है? सोलर फोटो वोल्टिक सेल्स, ठीक है, जो आपकी सनलाइट को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये किससे बने हुए होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, कौन से? सिलिकॉन, ठीक है, ये होता है। अब होता ये है कि जब बिजली इसके ऊपर आती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 या 4, चैप्टर नंबर 4 आपका क्लास 9 केमिस्ट्री का। तो अब ये जो है सेमीकंडक्टर्स, वो लाइट, जो बिजली है उसको थोड़ा कंडक्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा, दे आर बेटर कंडक्टर्स देन इंसुलेटर्स बट नॉट एज गुड एज कंडक्टर्स, ठीक है। तो
ये क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कब? जब लाइट लगती है उनके ऊपर। ठीक है। अब आप क्या करते हो, सोलर पैनल बनाते हो ऐसे बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल्स को है ना एक साथ कंबाइन करके, फिर है ना बिजली आपकी प्रोड्यूस होती है और वो आप है ना अपने घर में यूज करते हो या फिर और बहुत सारी जगहों में। ठीक है। एक तो ये आपका है जब आप सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स यूज करते हो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सोलर थर्मल सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपके सोलर पैनल थे ना, सोलर पैनल क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉरी लाइट नहीं, अब है ना हीट की बात आ रही है। ठीक है। हीट एब्जॉर्ब कर ली उन्होंने। ठीक है। अच्छा, आप सूरज में खड़े होते हैं, गर्माइश तो लगती है ना। क्यों? अगेन सूरज गर्माइश देता है। वो गर्माइश से आप क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं। ठीक है। वो एक दफा आपने पानी को बॉईल कर दिया, फिर आपको याद है मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक डायग्राम दिखाई थी ना कि ये पानी होता है, पानी यहाँ पे आता है, ये बॉयलर होता है। बॉयलर क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, आपका पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, जो भी वो बर्न करते हैं ताकि उससे हम है ना बॉयलर चला सकें, और पानी को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टरबाइन होता है, टरबाइन फिर टरबाइन कहाँ गया, ये रहा, ये टरबाइन होता है, उससे जनरेटर आपका चार्ज होता है और फिर बिजली बनती है। अब यहाँ पे समझे, मैंने शुरू वाला पार्ट चेंज कर दिया। अब मेरे पास बॉयलर नहीं है, अब मेरे पास यहाँ पे सोलर पैनल की प्लेट्स लगी पड़ी हुई हैं और वो क्या करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करती है। हीट एब्जॉर्ब करके सूरज से आप पानी बॉईल कर लो और फिर है ना आगे वाला प्रोसेस सेम रहेगा। बस यहाँ पे अब आप बॉयलर में वो यूज नहीं कर रहे, आपका यहाँ पे कोल या फिर फॉसिल फ्यूल, कोल ये चीजें यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोलर थर्मल सिस्टम में आपने सूरज की गर्मी यूज की, पानी को बॉईल किया और फिर उससे आप है ना क्या कहते हैं, टरबाइन घुमाते हैं स्टीम, स्टीम के थ्रू। ठीक है। पानी को बॉईल किया, वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, फिर आप अम, उसको आप फिर टरबाइन स्टीम के थ्रू घूमता है। ठीक है। अब ये हो गया। अब सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस, सबसे पहले आपकी बिजली तो फ्री है। हाँ, सोलर पैनल्स फ्री नहीं होते, वो महंगे होते हैं थोड़े से। वो एक, हाँ वो उसका डिसएडवांटेज है, लेकिन सूरज आपका फ्री है, रिन्यूएबल एनर्जी आपकी। ठीक है। इको फ्रेंडली है। तो सूरज आपका कभी खत्म नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, कोई आपके है ना एनवायरनमेंट पर कोई हार्म ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। और साथ में कोई कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं हो रही इसमें। ठीक है। सो क्लीन एनर्जी है, बेहतरीन है। ठीक है। अब ये हो गया, और साथ में सिलिकॉन जो आपका सेमीकंडक्टर है, काफ़ी है ना वो मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे पास ज़मीन पे। ठीक है। अर्थ की क्रस्ट हो गई, ये हो गया। लेकिन अब इसके हार्म है। नंबर वन, आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे पैनल्स लगाने होंगे। तो उसकी वजह से जो साइज होता है ना, जितना मतलब सोलर पैनल आपको है ना बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, और बहुत सारे सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत बड़ा साइज का आपको है ना लैंड चाहिए। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, छत पे लगाते हैं। छत आपको पता है कि हमारी खाली होती है मोस्टली, तो वो छत पे लगाते हैं। ऐसा ना हो कि है ना हमने गाड़ी की पार्किंग, गाड़ी को हटा के फिर है ना वहाँ पे हमने लगा दी, नहीं। खाम खाम की है ना जगह उसमें है ना हम कोशिश करते हैं सेव करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैनल्स लगाने होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ठीक है। ये हो गया। दूसरा, आपके सोलर पैनल सिर्फ सुबह को चलते हैं जब बादल नहीं होते। अगर आपके बादल आ गए या फिर रात का वक्त है, तब आपके पास सूरज नहीं होता, तब है ना चंदा मामा होते हैं और वो आपको है ना रोशनी देने से रहे। तब है ना रात के वक्त आपके सोलर पैनल नहीं चलते और तब आपकी है ना बिजली नहीं। ठीक है। ये होता है आपका सोलर एनर्जी। यहाँ थर्मल क्या होती है, तो देखें, जियो का हमें पता है कि अर्थ है, थर्मल का हमें पता है हीट है। ये समझे, जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो हीट होती है जो अर्थ से आती है। किधर से? अर्थ के कोर से आती है। तो आपकी जो अर्थ है ये स्फेयर है। ठीक है। अब ये जो अर्थ जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत गर्म होती है। इनफैक्ट 5200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इतना आपका इतना आपका है ना 5000 डिग्री सेल्सियस बीच में यहाँ पे इतना टेम्परेचर होता है आपका यहाँ पे। ठीक है।
यहाँ पे। सो अब होता ये है कि अम, कि क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्माइश है। अब हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि डायग्राम कहाँ गई, एक सेकेंड, नोट्स में आई थिंक सो नहीं है डायग्राम, ये वाला, अच्छा नहीं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम बॉयलर यूज करें, और बॉयलर कैसे चलता है, कोल आप उसको जलाते हैं ताकि है ना आग निकले, पानी बॉयल हो। अब हम क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी में, अब ये वाला जो पार्ट है ना, पोलराइज कोल, यहाँ पे कोल की जगह हम गर्माइश जो अर्थ की होती है ना, ये वाली, ये हम यूज करते हैं। हमें पता है यार ये है ना बहुत गर्म है, तो हम यहाँ से हीट निकालते हैं और ये यूज करके हम पानी को बॉईल करते हैं। फिर यहाँ का जो प्रोसेस है वही सेम है, स्टीम है, आपका टरबाइन घूमता है, जनरेटर चार्ज होता है और बिजली आती है, ठीक है। तो ये आपकी जियोथर्मल एनर्जी है। अब पढ़ते हैं कि जो हीट है, अब वो आई कैसे। नंबर वन, अर्थ बहुत बड़ी चीज है, तो ऊपर यहाँ पे समझे बहुत सारी यहाँ पे वो है, मिट्टी है एंड क्रस्ट, अलग अलग लेयर्स हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे दबाव डाल रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं यहाँ पे, उसकी वजह से इतना गर्म होता है वो। एक तो ये, ठीक है। दूसरा ये है कि हम चीजें हैं ना, क्या कहते हैं, जो भी हम चीज़ें डालते हैं ज़मीन में, खोदते हैं वगैरह, तो वो प्रेस होती हैं, तो उसकी वजह से कंप्रेस होती है, प्रेशर की वजह से है ना गर्माइश आती है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे पास डिकेइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कि ये आप है ना क्लास 10 फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मसला नहीं। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ होते हैं, वो है ना टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बुरे होते हैं, ठीक है। ये भी है ना हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से ना बहुत सारी हीट होती है, नंबर वन। नंबर टू, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। क्यों, ये है ना आपका जो अर्थ का कोर है, ये है ना कभी ठंडा नहीं होने वाला, नंबर वन। और नंबर टू, एनवायरनमेंट को कोई है ना कोई हार्म नहीं आता, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे भी लिखा है ड्यू टू द इमर्स साइज ऑफ द अर्थ, आपकी अर्थ इतनी बड़ी है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे टू डिप्लीट दिस एनर्जी सोर्स, जिसकी वजह से ये रिन्यूएबल है। ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कभी खत्म होगी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड बहुत होते हैं, आप खुद जो हैं वो 80-100 साल के रहते हैं, थाउजेंड्स। तो इसलिए कोई मतलब आपकी जो ये हीट है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये है आपकी जियोथर्मल एनर्जी, अबंडेंट है, ये इसका फायदा है, एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। रिलायबल सोर्स ऑफ पावर है, क्यों, क्योंकि ये अफेक्ट नहीं होती वेदर कंडीशन से। जैसे सोलर में था, रात का वक्त आ गया या फिर बादल आ गए, तब आपकी सोलर बंद हो जाएगी। ये कभी सोलर, ये आपका कभी बंद नहीं होने वाला, आपकी अर्थ हमेशा गर्म रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हाउएवर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इकोनॉमिकली वायबल होती है सर्टेन लोकेशंस ऑन अर्थ। क्या मतलब, ये जो जियोथर्मल का पावर प्लांट है ना, ये आप हर जगह पे नहीं खोल सकते, ये आपको है ना कुछ कुछ जगह पे खोलना होता है, कुछ जगह पे आप नहीं खोल सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक तो ये, दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S, ये एक गैस है जो रिलीज होती है। ये भले वो ना हो आपकी ग्रीन हाउस गैस CO2 ना हो, लेकिन फिर भी है ना ये गैस रिलीज होती है और वो टॉक्सिक होती है एंड डेडली भी होती है कभी कभार, जब बहुत सारी होती है उसकी, ठीक है। अब आते हैं हम विंड पे। विंड में क्या है कि हवा आपकी जब चलती है, ऐसे बड़े बड़े पंखे आपने ना खुले हैं ना खेतों पे लगा दिए या समंदर के पास लगा दिए, जहाँ पे ना हवा बहुत तेज से चल रही हो। जब हवा बहुत तेज से चलेगी, ये आपके टरबाइन घूमेंगे और उससे ना फिर आपकी बिजली प्रोड्यूस होगी। ये है आपकी विंड एनर्जी, ठीक है। विंड की है ना जो कैनेटिक एनर्जी होती है, वो की जाती है टरबाइन को स्पिन करने के लिए, जिससे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बने, ठीक है। नंबर वन, अब उसमें क्या क्या होता है, ये जो पंखे देखे थे ना, ये बिग रोटर ब्लेड्स होती हैं, ठीक है। और वो कनेक्टेड होते हैं किससे, हब, गियर बॉक्स एंड जनरेटर। ये क्या होती है आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दूं, बिग रोटर ब्लेड्स वो बड़ी बड़ी ब्लेड्स थी जो हमने देखी थी पंखे की, नंबर वन। नंबर टू, जनरेटर वो होता है जिससे हम इतनी दफा देखते आ रहे हैं, टरबाइन से वो कनेक्टेड होता है और बिजली प्रोड्यूस होती है। जनरेटर से आपकी है ना बिजली वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो है ना स्टोर होकर आगे जा रही है।
हब और गियर बॉक्स क्या होते हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब कैनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी ये आपकी हो रही है। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तीन चीजें जो ऑलरेडी आपको मैंने बता दी हैं। अब फिर यहाँ से फिर आप डायरेक्टली इसको है ना आप छोड़ सकते हैं और इधर आप आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्लैश इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये आप। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। आगे जाके पढ़ेंगे, ये अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप कट कर लो। ठीक है, बस इतना सिर्फ आप देख लो। अल्टरनेटिंग करंट आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे अराउंड मिडवे। ठीक है, ये हो गया। अब अब इसके है ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। एक तो ये है कि नंबर वन ये रिन्यूएबल है। ठीक है, दूसरा कोई कोई मतलब ग्रीन हाउस गैस कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही। नंबर टू, नंबर थ्री एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, बहुत महंगी है। आपके वो जो पंखे जो हैं वो बहुत महंगी है, नंबर वन। नंबर टू, आप इसको हर जगह पे नहीं लगा सकते, सिर्फ उन जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ पे हवा आपकी बहुत ज़्यादा आ रही हो, तेज़ हो और साथ में हमेशा आ रही हो। ऐसी जगह पे तो नहीं लगाए ना जहाँ पे हवा बहुत ही कम आती हो या फिर हवा आती ही नहीं हो। आपको ऐसे एरियाज चाहिए जहाँ पे कांस्टेंट और साथ में स्ट्रॉन्ग विंड्स हो। नंबर टू। नंबर थ्री, वेदर कंडीशन से ये अफेक्ट हो जाती है। जैसे आपका सोलर पैनल था, जब सूरज नहीं है तब आपका है ना मतलब हवा, तब मतलब आपकी वो नहीं है, सोलर पैनल सोलर एनर्जी नहीं यूज हो रही। इसमें भी हवा नहीं है तो आपके है ना अब ये घूमेंगे नहीं, और हवा तेज होनी चाहिए। अगर हवा इतनी तेज नहीं हुई तो आपका पंखा घूमेगा ही नहीं। ठीक है। चौथा ये है कि जो आपके विंड ये जो विंड फार्म्स होते हैं जिसमें टर्बाइंस होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ठीक है, दूर दूर रखना होता है, पास में आप रखेंगे तो वो पंखे एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, तो बहुत सारी जगह चाहिए होती है। ठीक है, ये देखें ना कितनी जगह ले रही है। और एक और चीज़, पांचवा, जब ये पंखे घूमते हैं ना तो आपके जो परिंदे होते हैं ना, परिंदे आके ना इनसे है ना टकर जाते हैं, तो उसकी वजह से इतना इको फ्रेंडली ये नहीं होता। आपके परिंदे जो हैं उनके पंख कट जाते हैं, कभी मर जाते हैं, ये भी है ना चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है ना एक इसका डिसएडवांटेज है। ये हो गया। अब हम आते हैं वेव्स। ठीक है, वेव एनर्जी। इसमें क्या है कि आप एक डिवाइस होती है वेव एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक है, वेव एनर्जी कन्वर्टर, और ये भी देख लीजिए है सही। ये क्या होते हैं? ये आपके है ना समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं, और ये करते ये कि जो आपकी जो वेव्स होती है ना उसकी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, सो वेव्स की जो एनर्जी है, ठीक है, वेव्स में जो आपकी वेव्स हैं वो कौन सी एनर्जी है? कैनेटिक। ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रही हैं, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो उसमें डिवाइसेस ये जो है आपकी कन्वर्टर जो है, ये क्या करते हैं? कैनेटिक एनर्जी पकड़ते हैं वेव्स की और फिर उसको है ना कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब अलग अलग किस्मात होती हैं इसकी। अम, कितनी लिखी हुई है यहाँ पे? दो लिखी हुई है, चले। एक है आपका पॉइंट एब्जॉर्बर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये है ना वेव्स के साथ है ना ऊपर और नीचे ऐसे ही मूव करते हैं। ठीक है, अम, जब ये ऊपर नीचे ऐसे ही मूव करते हैं ना तो उसमें है ना एक सिस्टम बना हुआ है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं कि जैसे ये ऊपर नीचे मूव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो एक मैकेनिकल एनर्जी
प्रोड्यूस होती है और फिर वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एक इंटरमीडिएरी स्टेट आ जाता है आपका मैकेनिकल। वेव किनेटिक थी, वेव किनेटिक से पहले मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये है आपका एक टाइप। दूसरा क्या है कि अटेंचुएटर, अटेन्यूएटर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये लॉन्ग फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो वेव्स के साथ मूव करते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही वो मूव करते हैं उस हिसाब से फिर है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगेन ये आपको डिटेल नहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये मूव करते हैं। एक मूव करता है आपका अप एंड डाउन, जिससे फिर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा है कि ये लॉन्ग फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स अटेन्यूएटर्स होते हैं जो आपके मूव करते हैं विद द वेव्स और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बस ये है ना, आपको इतना जानना है, कोई ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम, हाँ ये देखें, ये डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको दोनों टाइप्स दिखा दिए थे, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि नंबर वन, रिन्यूएबल तो है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी वेव्स कैसे मूव करती हैं, क्योंकि जो आपकी वेव्स है वो अफेक्टेड होती हैं बाय विंड पैटर्न्स, ओशन करंट्स और इन सब से, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये है कि अगर आपके पास समुंदर पड़ा हुआ है तो आप है ना आराम से मतलब इसको लगा सकते हैं और आपके एनवायरनमेंट पे ऑलमोस्ट मिनिमल थ्रेट आता है, ठीक है, कोई इफेक्ट ऐसे कुछ नहीं आता, ठीक है। एक, लेकिन हाउएवर इसका ये कि एक तो सबसे पहले बहुत महंगी है, नंबर टू इतनी एडवांस नहीं है, काफ़ी न्यू है। तीसरा ये है कि आपकी जो मछलियां हैं और जो समंदर में हैं वो अफेक्ट हो रही हैं उससे। आप ये डिवाइसेस रख रहे हैं तो अगेन आप मछलियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ मर भी सकती हैं, करंट ऐसे कुछ लग जाए वगैरह। चौथा ये है कि आपको एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, तो आपको है ना फिर एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए जिसमें आप है ना एनर्जी जो प्रोड्यूस तो करें सही है, लेकिन स्टोर कहाँ करें। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे चीज़ें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम सोलर पैनल लें वो तो आपके पास वायरिंग होती है और वायर लगा के वो है ना चली जाती है आपके इनके पास, ये जो पोल्स होते हैं सोलर पैनल में या फॉसिल फ्यूल्स कुछ भी। लेकिन इसमें तो ये मसला है, डायरेक्ट समंदर के बीच में आप बैठे हैं, वहाँ से आप कैसे समंदर से ऐसे यूँ ट्रांसफ़र करेंगे वायर्स। आप समंदर में रखेंगे तो वो डेंजरस होता है क्योंकि करंट मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी टाइप, टाइड्स, ठीक है। टाइड्स और वेव्स ऑलमोस्ट समझें सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन टाइड्स जो है ना ये आपकी कॉज की जाती हैं अर्थ और मून, और अर्थ जो है, मून ऐसे ही रोटेट करता है, इस रोटेशन की वजह से अब होता यह है कि अर्थ, अर्थ की खुद की ग्रेविटी है और मून की भी खुद की ग्रेविटी है। बिकॉज इन दोनों की खुद की ग्रेविटीज है ना, तो अम, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्रेविटी हमने कैसे पढ़ी थी कि ये पुल करती है आपको, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 और 4 में। इसका खुद का ऐसे यूं पुल है बीच की तरफ, और जो आपका मून है उसका भी खुद का ऐसे यूं पुल है। इसकी वजह से, क्योंकि मून भी पुल कर रहा है और अर्थ भी पुल कर रहा है, उसकी वजह से ये जो आपका समुंदर है ना यहाँ पे, इसमें है ना टाइड्स, वेव्स ऐसे यूं सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उसकी वजह से है ना आपके पास है ना टाइड्स आती हैं समंदर में, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब ये है, अब इसमें ये होता है कि आप एनर्जी कैसे यूज करते हो। तो देखें, इसमें आप कैनेटिक एनर्जी जो पानी की होती है उसको आप है ना कन्वर्ट कर लेते हो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? आप अंडर वाटर टर्बाइंस बनाते हैं और वो आप है ना ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग winds हो, ठीक है। वो कैलकुलेशन कैसे होती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा मून है ना ऐसे ही रोटेट कर रहा है, कहाँ पे है ना सबसे ज्यादा ग्रेविटी की फोर्स लगे जिससे है ना बड़ी टाइड्स प्रोड्यूस हो, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये है कि सेकंड मेथड, अच्छा 3 है, ठीक है। एक सेकंड,
ये जो तरीका अभी हमने पढ़ा ये है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम्स। अब जो दूसरा है टाइडल रेंज सिस्टम्स, इसमें क्या होता है कि आपके पास दो किस्म की टाइड्स होती है, हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, हाई टाइड वर्सेस, और वो कनेक्टेड हो जाता है विद द बेसन, मतलब जो बेस होता है। ठीक है, ये जब आप करते हैं तो उससे ये होता है कि इससे है ना फिर पानी इसके थ्रू फ्लो करता है हाई टाइड, और हाई टाइड से लो टाइड आपको मैंने अभी बताया कि पानी फ्लो करता है। ठीक है, तो हाई टाइड से लेके लो टाइड तक ऐसे यूं आपका पानी मूव करता है। तो हाई टाइड के वक्त आपने है ना पानी को कलेक्ट किया, और लो टाइड जब हो तब आपने रिलीज कर दिया, उससे है ना फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, ये हो गया। अब जो टाइडल एनर्जी सिस्टम्स हैं, ये रिन्यूएबल है सबसे पहले। ठीक है, क्यों? अगेन वो आपके पास वेव्स टाइड्स ये कभी खत्म नहीं होंगी, एक तो ये। ठीक है, दूसरा ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा, कैलकुलेशंस कर सकते हो कि अच्छा कब मेरे पास टाइड्स बहुत हाई होंगी, कब है ना कम होंगी, और ये सारी। और तीसरा ये है कि अब इसके डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो यार, एक तो ये महंगी होती है, नंबर वन। नंबर टू, इतनी ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ठीक है, have calculated that the rise and fall they dissipate at a rate of 2 to 3 million megawatts, लेकिन उसमें से बहुत कम हम है ना एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल नहीं पाती, और ये है भी महंगा। और साथ में आपको बराज डैम लगाने होते हैं ओशन में, जिसकी वजह से क्या मसला होता है कि वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होती है, जैसे आपके परिंदे हो गए, मछलियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारा टाइड एनर्जी, और इससे हमारे सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो गए। ये जो आपकी ये है ना, यहाँ पे ये वही सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आप जो हीट देख रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? जमीन के नीचे से, हमेशा गर्म रहेगी यहाँ पे। जमीन कभी आपकी वो ठंडी नहीं होगी। और जमीन में ये नहीं कह रहा कि आपने ना थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया, और नहीं, ये जमीन हो रही है बहुत, मतलब बहुत नीचे, अर्थ के कोर तक, बहुत नीचे तक खोद के है ना, मतलब लाइक निकाला जाता है। ये देखें, इंजेक्शन वेल, प्रोडक्शन वेल, बहुत नीचे। तो उसकी वजह से है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, गर्माइश आती है, और उसकी वजह से आपका ये पूरे साल होता है, कोई डिपेंडेंट नहीं होता उसके ऊपर। टरबाइन और ये सारी चीजें ना वो यहाँ पे बहुत करीब होती हैं, इधर मतलब जमीन के है ना बहुत पास में होती हैं। सारी मछलियां जो होती हैं ना वो यहाँ पे ऐसी दूर रह रही होती हैं। तो आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, वरना ये तो बिजली आप यहाँ तक कैसे लेके जाएंगे, ये बहुत ट्रैवल हो जाता है, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, जो आपका जो डिवाइस है ना, वो क्या होता है, वो आपका बना होता है मेटल से, प्लास्टिक से, इन चीजों से। तो मछलियां उनको खाने क्यों आएंगी? शार्क उसको क्यों खाने आएगा? शार्क के पास भी है ना नाक होती है, और थोड़ी सी सेंसेस होती हैं, जिससे वो बता सकता है कि अच्छा, कि अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे वो खुशबू आए। तो खुशबू तब आएगी जब इंसान होगा वहां पे, या फिर कोई और मछलियां होंगी। अगर आप एक मेटल का पूरा इतना बड़ा पुर्जा रख लेंगे, पूरा आप वेव एनर्जी कन्वर्टर रखेंगे, उससे कौन सी खुशबू आने वाली है खाने की? तो शार्क उधर खाने। एक हफ्ते पहले पढ़ाया था ना, चैप्टर नंबर 5, कहाँ गया? चैप्टर नंबर 5 का 5.3, जो मैंने हाई टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पढ़ाया था ना लास्ट वीक, कि वेव्स जैसे आपकी हाई से लो से मूव करती हैं, ये वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप जिधर भी हाई क्वांटिटी, या हमेशा चीज़ हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी जाती है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है और जहाँ पे कम पानी होता है। तो पानी आपका जहाँ पे ज़्यादा होता है उधर से लेके जहाँ पे कम पानी होता है उधर जाता है, हाई टू लो, ऐसा नहीं होता कि लो टू हाई हमेशा। मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी आपकी है ना, आई थिंक सो उससे प्रोड्यूस होती है, नंबर वन। नंबर टू पे आता है आपका आई थिंक सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जितना मुझे याद आ रहा है। और फिर तीसरा आई थिंक सो आपका है सोलर। सो नंबर वन पे, एक मिनट में दिखाता हूँ। नंबर वन पे तो फॉर श्योर ये है आपका फॉसिल फ्यूल। फिर नंबर टू पे मुझे लगता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये वाला। और तीसरा है आपका सोलर। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली सबसे मेन है। फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी आपकी जैसे सोलर हो गई मोस्टली, ये आपकी मेन है। अब एक सेकेंड, यहाँ पे
बना हुआ होगा ना? हाँ, अच्छा। हाँ, सो नंबर 1, हाँ, आपकी जो 55% ऑफ द एनर्जी है, वो आती है किससे? फॉसिल फ्यूल से। 24% आती है आपकी किससे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। न्यूक्लियर एनर्जी आपकी 7% और रिन्यूएबल आपकी 12%। रिन्यूएबल में सारे वो किस्मत आ जाते हैं। और 2024 में क्या था? 45%, 31%, 18% और 4%। ठीक है, आपका टरबाइन घूमता है। ठीक है, जब ये घूमता है तो आपका जनरेटर जो है ना, यहाँ पे चार्ज अप हो रहा है और फिर बिजली प्रोड्यूस होती है। सो आपके घर में जो पंखा है ना, घर वाला पंखा और इस विंड टरबाइन को कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ये वाला टरबाइन वही सेम है विंड टरबाइन वाला, इतना कोई फर्क नहीं है, बस डिपेंड कर रहा है कि क्या घुमा रहा है। यहाँ पे स्टीम घुमा रही है, वहां पे हवा घुमा रही है। आपका जो घर वाला जो पंखा है ना, वो कनेक्टेड है नॉट थ्रू अ जनरेटर, वो कनेक्टेड है डायरेक्ट बिजली से और मोटर से, और मोटर इस पंखे को घुमाता है। आप उसको कंफ्यूज ना करें इस टरबाइन से। ये टरबाइन अलग है। ये जब टरबाइन घूमता है, ये यहाँ पे जनरेटर को चार्ज करता है। यहाँ पे एक बैटरी पड़ी हुई है, वो बैटरी चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये घूमता है उसकी वजह से। दो किस्म के पंखे हैं। ठीक है, एक आपका घर वाला पंखा जो छत पे ऐसे ही लटका पड़ा हुआ होता है। ठीक है, डायग्राम, खैर, ये आपका घर वाला छत वाला पंखा है। यहाँ पे है ना, इसमें एक मोटर होती है। ठीक है, ये वायरिंग होती है, यहाँ से सिर्फ कनेक्ट होती है, यहाँ से बिजली आती है। ठीक है, अम, बिजली, और बिजली ऐसे यूं जाती है और आपका पंखा घूमने लगता है। जो ये वाला जो है ना टरबाइन, हम जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, अ, ये जो टरबाइन है, सबसे पहले ही तो बहुत बड़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये यहाँ पे ये जो वायरें हैं, ये एक जनरेटर होता है यहाँ पे, और इसको चार्ज करता है। ठीक है, यहाँ पे एक समझे बैटरी पड़ी हुई है, उस बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो डायरेक्शन ऐसे यूं है, बिजली आप बना रहे हो, और फिर वो जब बिजली बन जाती है ना, तो फिर वो आपके घर की तरफ जाती है। मुझे ये बताएं कि अगर आप बिजली को यूज कर रहे हैं पंखे को घुमाने के लिए, जैसे आप बिजली बनाएं, तो मुझे बताएं आप बिजली कैसे बना रहे हैं? बन तो नहीं रही बिजली। आप बिजली को क्यों यूज करेंगे इसको घुमाने के लिए? जब मुझे पता है कि मुझे बिजली बनानी है, तो मैं बिजली क्यों यूज करूं बिजली बनाने के लिए? वो तो वेस्ट होगी ना मेरी एनर्जी। ये आपका घूमता है तब जब आपके पास होती है हवा। जब ये हवा घूमती है तो ये आपकी बैटरी यहाँ पे चार्ज होती है। जो आपका घर वाला जो है ना, घर वाला जो पंखा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये फर्क है। बिजली आती है, मोटर को चार्ज करती है, मोटर आपका घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है आपकी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आपकी जो हवा की जो किनेटिक एनर्जी है, हवा की किनेटिक एनर्जी, हवा मूव करेंगे ना, वो कन्वर्ट होती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, ताकि आपके ब्लेड घूम सके। और फिर यहाँ पे अब बैटरी नहीं, बैटरी लगी पड़ी हुई है जिससे और जनरेटर लगा हुआ है जिससे वो चार्ज हो सके। फिर जाके उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। उल्टा है यहाँ पे। और फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जाके आपके घर में जाती है। फिर आपके घर में जो पंखा चलता है ना, वो उसकी वजह से चलता है। ऐसा नहीं कि आप वही अपने विंड टरबाइन को घुमाओ, फिर फायदा नहीं। आप कौन सी हवा दे रहे हो उधर?
तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।